तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपको मेरे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमारा नाम है संघर्ष श्रीवास्तव, ठीक है। तो आज जैसे मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पे एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो आपको कहीं मिलता नहीं किसी भी कोचिंग में। और मैंने 2 साल तैयारी की है, ठीक है। 2 साल तैयारी की है तो कहीं भी किसी भी कोचिंग में इसका वो नहीं मिलेगा कंटेंट। पूरा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा एरिया अंडर कर्व कोई बता दिया है, कोई डबल इंटीग्रेशन बता, कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन बता दिया है। अब इस पर बेस्ड आप जैम के पीवाईक्यूज निकाल के लगा लेंगे। उससे ज्यादा इस यहाँ से कहीं कुछ नहीं मिलता, ठीक। और अगर आप कोचिंग में होंगे तो आपको डीपीपीज मिल जाएगी। डीपीपीज में भी क्या होगा, पीवाईक्यू, ठीक। लेकिन यहाँ पूरा कंटेंट नहीं मिलता है इसका। और जो होता है, ये जो बहुत एक बढ़िया पोर्शन होता है, एक बहुत बढ़िया होता है पार्ट जैम में स्कोर करने के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट होगा, जैसे ये जो पॉइंट होगा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो सामने लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है ना, लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ मैं जनरली कुछ लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलस लेक्चर 1। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे कि हम लोग आगे कैसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है। और आगे और 2-3 मिनट में मैं आपको ये बता, जैसे बहुत लोग का ये डिमांड आ रहा था कि जो मेरे मित्र हैं या जो मेरे जूनियर हैं, तो उनका था कि भैया आप पढ़ते कैसे थे। क्योंकि भाई मैंने आईआईटी जेम क्वालिफाई किया हुआ है, मेरी रैंक आईआईटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने टिफर आईआईसी बैंगलोर के एग्जाम दिए हुए हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो इसीलिए, और मेरे अलावा किसी ने भी मेरे ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप था उसमें किसी ने नहीं किया। आईआईटी सबने क्वालिफाई किया है, जैम सबने क्वालिफाई किया है इंक्लूडिंग मी। बट किसी ने टिफर क्वालिफाई जीएस का एग्जाम भी नहीं किया, इंटरव्यू तक दूर की बात है, किसी ने जीएस भी नहीं क्वालिफाई एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो इसीलिए सब मुझे प्रिफर करें कि आप बताओ आप पढ़ते कैसे थे। तो 2-3 मिनट हम लोग उस पर थोड़ा बात कर लेंगे। 10-15 दिन से मैं भी थोड़ा इधर उधर था, ठीक है। आप लोग को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि असल में मेरे घर कुछ समस्या नहीं बोल सकते, मतलब खुशी ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब 10-20 दिन से अपने रूम पे नहीं था, मैं घर गया हुआ था, गाँव गया हुआ था, जहाँ मैं रहता हूँ एक्चुअल में, वहाँ मैं नहीं था। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी आपका रेगुलर वीडियो आएगा, और हफ्ते में मंडे से फ्राइडे तक ही मैं क्लास में हूँ। मंडे से फ्राइडे तक आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना, ठीक है, हफ्ते में जो हो पाएगा। सैटरडे संडे इसलिए क्यों नहीं, सैटरडे संडे यहाँ रहती है भीड़, यहाँ रहती है यहाँ की जनता। तो जनता जब रहेगी तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा, ना आप कुछ समझ पाएंगे ना हम कुछ समझा पाएंगे। तो इसलिए सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है। तो आज हम लोग पहले लेक्चर की बात करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। पहले तो इसका कहीं वो नहीं मिलता, इसका कहीं आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। अरे एक मिनट, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, माफ करिएगा, थोड़ा खाना चढ़ाया था, ठीक है, बनाना पड़ता है। तो इंटीरियर कैलकुलस लेक्चर नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पहली चीज हमें करनी है बेसिक्स। अब बेसिक्स में क्या आएगा, बेसिक्स में आएगी आपकी 12th की इंटीग्रेशन, 12th का इंटीग्रेशन, ठीक है। 12th का डिफरेंशिएशन प्लस कॉन्टिन्यूटी, ये सब आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन में, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल, ये दो चीज, ठीक। ये इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया 12th का। फिर इसमें आपको बेसिक्स में और क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शन, मतलब आपको पहले फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन,
फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर उसके बाद होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो इन सब फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे इंटीग्रल से क्वेश्चन बनते हैं या तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इन सब पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और फिर जो थर्ड पार्ट होना चाहिए आई थिंक, मेरे ख्याल से वो बीएससी में आप लोग जब पढ़ते हो, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते होगे, या फिर सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस, तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ग्राफ होते हैं, लिमिकॉन्स होते हैं, सेमिकॉन्स होते हैं, ये सब ग्राफ होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब ग्राफ स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। जैसे मैं एक आप लोग ऐसा पढ़ेंगे r बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ आई थिंक कुछ ऐसा बनता है, या ऐसा नहीं बनता है, ये तो साइन का हो गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये सब सारे ग्राफ आपने पढ़े होंगे कैलकुलस में, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप लोग फर्स्ट सेम सेकंड सेम पढ़ेंगे, तो वो चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए आपको, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू के 10 लेक्चर हम इसी पे ले लेंगे। ठीक, फिर दूसरा आएगा आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। फिर आएगा एरिया अंडर कर्व्स, एरिया अंडर कर्व्स। अब कर्व कौन कौन से होंगे, और प्लस इसमें पैरामेट्रिक कर्व भी आएगा। पैरामीट्रिक कर्व जान रहे ना, कि साइन किसी वैल्यू को हम लोग टी से रिप्लेस कर दें, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल फाइंड करें ना, पैरामीट्रिक कर्व। फिर आएगा डबल इंटीग्रेशन, देन आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिखना है। फिर आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, है कि नहीं। फिर उसके बाद आएगा एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये हमारा बेसिक है। जब तक हम लोग इसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में नॉलेज होगा नहीं होगा, तब तक ना हम लोग ये कर पाएंगे। मानिए आप लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन तो एक तरह से कर लेंगे, ठीक, अगर ग्राफ नहीं बना होगा, जैसे ग्राफ नहीं होता है, बिना ग्राफ के आप लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब ग्राफ और वॉल्यूम और एरिया निकालना होगा, तो वहां ग्राफ का यूज होता है। अब वहां हमें पता नहीं कि हम ग्राफ कैसे बनाएं किसी भी चीज का, तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि इस एरिया की कर्व या कर्व की एरिया जो है, ये एरिया, ये रीजन की एरिया क्या होगी। ठीक है, जैसे ऐसे मानी एक ये कर्व है साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा का, ये आ गया कॉस थीटा का, ऐसे कुछ। अब हमें इसकी, अब ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, हमें इसकी ये रीजन अगर दिया है 0 से π/2, तो हमें ये रीजन निकालना पड़ेगा। अब इस रीजन में हम लोग कर्व कौन सा लेंगे, एरिया कौन सी लेंगे, ठीक है ना, कर्व कौन सा लेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, तो इन सब में आपको बहुत ज्यादा महत्व होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले ये पार्ट करना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे बेसिक। बेसिक में पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक, जब फंक्शंस हो जाएगा, तो फंक्शन के बाद वहां यहाँ एक होती है रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन। जो आप लोग रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते थे, रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो ये चीज बहुत बच्चों को कभी कभार नहीं समझ में आती है, या बहुत स्टूडेंट्स को कभी कभार नहीं समझ में आती है, आई थिंक बीएससी में भी। ठीक है, बीएससी में भी बहुत बार हम कंफ्यूज आते हैं, जो कि आम बात है, उसमें कोई मतलब शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये भी पढ़ा देंगे। ठीक है, शुरू के 10 से 12 लेक्चर हमें ये सब चीज में लगेंगे। ठीक है, बेसिक्स में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, एक इसमें रीमान इंटीग्रेशन भी आता है। तो रीमान इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है, ज्यादा नहीं है, मतलब डेफिनेशन होगी, उसके कुछ एक आध दो प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, और कुछ थ्योरम्स होंगे 2-3, तो वो एक पार्ट आता है। लेकिन वो पार्ट तब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, वो रियल एनालिसिस का पार्ट है, रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वहाँ इन सब का महत्व ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का, वहाँ इसका महत्व हो जाता है। जैसे अब बोला जाए कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, ऐसा एग्जांपल दो, कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है,
क्या वो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएबल होगा? अगर फंक्शन इंटीग्रेबल कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, शायद होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्या वो इंटीग्रेबल होगा? कांस्टेंट फंक्शन ले लो, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। कॉन्टिन्यूस है लेकिन इंटीग्रेबल कहाँ से? जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, लेकिन वही वैल्यू आएगी ये जरूरी नहीं है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन मान लो ये होता है ग्राफ ऐसे, या तो कांस्टेंट फंक्शन ऐसे बनेगा ना, या ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनता है ना। मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब वही कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ सेम नहीं ना हो सकती, तो ये बात होती है, ठीक है। वैसे मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मैं एक बार इस पे देख लूंगा, आप लोग को पढ़ाने से पहले मैं देख लूंगा क्या होता है, ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन में वो वाला है, ज्यादा इसमें वो ये सब ज्यादा झमेला नहीं है। तो हमें इसका ध्यान इसलिए होना चाहिए क्योंकि कभी कभार जैसे किसी किसी का हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन याद नहीं रहता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन याद रहता है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इंटीग्रेशन इसका ये होगा, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। जैसे कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन? साइन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस का? माइनस साइन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। भाई माइनस साइन इधर इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो वैसे इसका भी थोड़ा जानना जरूरी है। 12 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, इसमें प्रॉपर्टीज कुछ होती है ये जान। और एक होता है इसमें पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि जब ये एक लाइन में चलेगा ना तो फिर आपको आइडिया भी आता रहेगा, ठीक है। और मैं एक बात बोल दे रहा हूँ, यहाँ कोई भी कोचिंग हो गई इसका पूरा कंटेंट नहीं दे पाती है, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है। और यहाँ जानते हैं, यहाँ जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को सिलेबस पता लग गया ना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे, ठीक है। मैं ये चीज मिटा रहा हूँ क्योंकि भाई देखिए यहाँ जो होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे पेपर जो होता है, ये यहाँ 5-6 एग्जाम होते हैं मास्टर्स में, अगर आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड करना चाहते हैं। तो एक होता है IIT जैम, एक होता है CUET, ठीक है, एक होता है TFIR, फिर होता है ISC का एग्जाम, IC बैंगलोर, ये अलग लेते हैं ये लोग भी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये फिर आता है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद आता है IMSC, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल एंड मैथमेटिकल साइंस, IMSC। तो इंटीग्रेशन बस यहीं पूछता है और यहाँ पूछता है, बाकी किसी में नहीं पूछता। और बाकी इसमें टोपोलॉजी ज्यादा नहीं पूछती है, यहाँ टोपोलॉजी का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ टोपोलॉजी का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन टोपोलॉजी बेस्ड होते हैं। और बात मानिए, सबसे हार्ड होती है टोपोलॉजी, सबसे इजी और सबसे हार्ड। इजी इन द सेंस समझ में जल्दी आती है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन करो ना तो हार्ड लगते हैं भाई, कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं यार। एडहेरेंट से एडहेरेंट पॉइंट होता है, कंडेंसेशन पॉइंट होता है, डेराइव पॉइंट होता है, डेराइव सेट्स होते हैं, उसके बाद लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस होती है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज। ये तो मतलब हम लोग लिमिट्स में, हम लोग तो ये थोड़ा बहुत बात चले गए। इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट, काउंटेबल पॉइंट्स, इन अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, उसके बाद काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। एलिफ नॉट, कंटिन्यूम, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन सा सेट काउंटेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा। और फिर उसके बाद आता है डिसकनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट, बहुत सारी चीजें होती है, क्लोजर ऑफ सेट, ओपन सेट, ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, दिखने में आसान लगती हैं, मतलब दिखने में भी आसान है और रिवाइज भी जल्दी होगा, लेकिन उतना ही हार्ड होता है इसके क्वेश्चन, ठीक है। ये टोपोलॉजी, इसीलिए इसका जो पेपर देता है ना, वो GS क्वालिफाई कर ले, अगर GS क्वालिफाई कर लेता है तो बहुत अच्छा है, फिर उसको इंटरव्यू भी यहाँ देना पड़ता है। इसीलिए ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इसलिए इन सब का एग्जाम कठिन होता है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू से गुजर रहे हैं और फिर आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, तो ये माने कि आप या किसी में अगर कोई ये एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ जाके एडमिशन लेके पढ़ रहा है, तो उसमें कैलिबर है, उस बंदे में दम है, ठीक है।
और यहाँ क्या है, यहाँ आप लाइए, यहाँ आप टॉप कुछ नहीं, टॉप 700 में आइए, आईआईटी में जाइए, एनआईटी में जाइए, टॉप की टेस्ट करिए। सीयूटी में क्या है, आप 160 प्लस ले आइए, डीयू बीएचयू आप जाइए, जेएनयू को छोड़ के यहाँ आपके पास सब ऑप्शन रहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में रामानुजम ऑफ मैथमेटिकल साइंस है, वहां जाइए पढ़िए। तो ये चीज है, लेकिन यहाँ इंटरव्यू होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ इंटरव्यू कब होगा, जब आप पीएचडी में जाएंगे, जब आप पीएचडी करेंगे ना, पीएचडी करेंगे तब यहाँ होता है इंटरव्यू। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एमएससी करनी है तो आप, अगर आपको ये मिल रहा है तो आप फिर आईआईटी सीयूईटी कुछ मत लीजिए, एनआईटी। ये नहीं कि ये अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है ये सब भी, लेकिन यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। आपको उस लेवल को, आपको उस लेवल पे बनाया जाता है कि आप कोई चीज रिसर्च कर सके, आप किसी चीज पे अच्छा मतलब अपना जो रहता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, ये होती है। और अगर आपको एमएससी करनी है, आप रिसर्च ओरिएंटेड करिए, बेस्ट है रिसर्च ओरिएंटेड। और ये रिसर्च ओरिएंटेड, अगर आपको ये अच्छी रिसर्च चाहिए तो आप साउथ की यूनिवर्सिटी में जाइए। साउथ में आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी और रिसर्च ओरिएंटेड मिलेगी, और बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ लोग सोचते हैं कि भाई हो जाए, और अगर आपको मिल रहा है तो आप करिए। और सीयूटी में भी, जैसे एक सीयूटी में मिलती है साउथ की रिसर्च ओरिएंटेड है, वो बहुत अच्छी है, उसका नाम है रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पांडुचेरी, तो वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और एक होता है आईआईटी जैम में, आईआईटी जैम में जैसे आईआईटी रूड़की, वो रिसर्च ओरिएंटेड है। खड़गपुर रियल एनालिसिस के लिए, दिल्ली रियल आईआईटी, आईआईटी दिल्ली रिसर्च ओरिएंटेड रियल एनालिसिस के लिए, मद्रास, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका गुवाहाटी, बॉम्बे, तो ये बेस्ट है, ठीक है। और बाकी आईआईटी भी अच्छी है, बाकी आईआईटी भी अच्छी है वहाँ भी, लेकिन वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन है। अच्छा है वहाँ का भी, वहाँ भी रिसर्च होती है, लेकिन एक होता है कोर्स स्ट्रक्चर की, हाँ कहाँ हम अच्छे जा सकते हैं। आईआईटी मंडी में भी अच्छा होता है, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो आईआईटी मंडी में है, वो भी बोलता है भाई अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और प्लस यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। अब आईआईटी एनआईटी में तो पढ़ाई अच्छी होगी, एनआईटी त्रिची रिसर्च ओरिएंटेड है, कलिकत रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत अच्छी एनआईटीज हैं वो भी, ठीक है। तो वहाँ जाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे, तो हाँ हम बताते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को कैसे पढ़ना है, हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में क्या कर रहे हैं, आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, बस मैंने आपको जो बताया है उतना रहने देते हैं। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम, मेरा मोटो था कि हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको बताओ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो शायद आज शाम को ही आएगा, या तो कल, कल दोपहर में आएगा, तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। उस टाइम फिर मैं, हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी आप जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो भाई वीडियो देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने भाई आपको इंटीग्रल कैलकुलस का पहली बात कंटेंट देने का प्रोवाइड किया है। हाँ, एक बुक चलती है जेके ठकराल की, ये शायद डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जेके ठकराल, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम में चलती है, जो मैंने नहीं बताया जो आपको उसके लिए, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम में चलती है, फर्स्ट ईयर में, ये उसके लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए, एरिया अंडर पैरामीट्रिक कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। यहाँ मतलब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, मतलब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं, आपको टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगी। और ये इंडियन ऑथर है, तो ज्यादा मतलब हाईली नहीं है, बट हाँ ये इतना है कि आपका अच्छा काम चल जाएगा, आप अच्छा समझ जाएंगे, काम भी चल जाएगा और समझ भी अच्छे से जाएंगे। और दूसरी चीज, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस का जो वेटेज होता है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हर साल। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है 15 से 20 मार्क्स आपका आता है, और 15 से 20 मार्क्स मगर अगर आप ला देना है इंटीग्रल कैलकुलस से ही, ठीक है, तो आप एक कट ऑफ क्लियर कर जा रहे हैं। जब कट ऑफ क्लियर कर जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसको लेके चलिए, ये मत सोचिए कि बेकार जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। आगे ये पार्शियल डिफरेंशियल में जब आप रिसर्च करेंगे तब वहां ये काम देगा, ठीक है, वहां भी ये काम देगा।
आप देखिए वेव स्ट्रिंग फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, वेव स्ट्रिंग फॉर्मूला, पार्शियल डिफरेंशियल में, ये सब में। तो ये मतलब अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस समझ में आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में और ये सब, तो आपको ये सब बहुत सारी चीजें वहां भी फायदेमंद होगी, ठीक है, आगे आप जब पढ़ेंगे। और यहाँ बस एक वो होता है कि इसमें इसलिए भी लोग ज्यादा कंटेंट नहीं देते हैं क्योंकि ये बस आईआईटी जैम में पूछा जाता है, ना टिफर में पूछा जाता है, ना कि आईएससी में। और मैं सही बताऊं, टिफर और आईएससी का जो लेवल होता है वो बहुत अलग होता है, और कोई भी कोचिंग इसकी तैयारी नहीं कराती। कोई भी कोचिंग, आप आईआईटी जैम की तैयारी कोई कोचिंग कराएगी, लेकिन टिफर और आईएससी की नहीं कराती है। टिफर और आईएससी की बहुत एक्का दुक्का जो है यूट्यूब पे टीचर्स कराते हैं, ठीक है। और वो भी क्या कराते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको कैसे आंसर देना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको बताया हुआ है इंटरव्यू में कैसे क्या होता है, आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जो वहाँ एक्चुअल में होता है, और वो एक्सपीरियंस कोई नहीं शेयर कर पाएगा। सब यही बोलेगा कि वहाँ इंटरव्यू में गए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ये सब हमें दुनियाबाजी की लफड़े में नहीं पड़ना है, हमें बस ये जानना है इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे वो क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से क्या पूछते हैं, आपने क्या लिखा, किस तरीके से आंसर दिया। वो एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है। हमें ये नहीं चाहिए होता इंटरव्यू में गया मैं घबरा गया, मेरा ये नहीं, ये सब एक्सपीरियंस। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, पहले आपका मतलब मोटो क्या है, आप वहां जाके अप्रोच आप कैसी कर रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। तो वो सब चीजें बताना ज्यादा मुझे लगता है सुटेबल है, मैंने आप बताया हुआ अपने वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जेके टकराल, और इसका जो है मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, 15 से 20 मार्क्स कट ऑफ आप क्लियर कर जाएंगे आईटी की। जैसे मैंने जब दिया था तो 11 नंबर कट ऑफ गया था, और 19 नंबर, इस बार 19 नंबर गया है, पिछली बार 11 नंबर। मैं तो बहुत आगे हूँ कट ऑफ से, मेरी रैंक अच्छी खासी है, ठीक है ना। ठीक, तो इंटीग्रल कैलकुलस मैंने बोल दिया कि कल हम लोग पहला मतलब इसमें करेंगे। आज हम लोग इसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात किए हैं, ठीक है। ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, ज्यादा मतलब अभी नहीं पढ़ाना चाहूंगा। मैं भी 10-15 दिन से थोड़ा बाहर था, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब हम लोग 1-1.5 महीना लेंगे कोर्स के लिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप लोग को अगर पढ़ाई करनी है तो आप लोग एक काम करिए, एक इजी सब्जेक्ट उठाइए। इजी में आते हैं ओडीई, एक आता है आईसी, दूसरा आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, ये तीन हो गए। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और फंक्शंस, ये आता है, हाँ। और थोड़ा मतलब होता है एक हार्ड टॉपिक, या तो बोल सकते हैं जो थोड़ा अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें एक आता है रियल एनालिसिस, एक आता है लीनियर अलजेब्रा, एक आता है ग्रुप थ्योरी, ठीक। और यहाँ आप सेपरेबल वेरिएबल्स भी कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और रियल एनालिसिस में आता है रीमान इंटीग्रेशन, ये थोड़ा हार्ड होता है। इजी होता है, इजी होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मतलब अपर सम लोअर सम ये सब बहुत मतलब कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, ठीक है। तो एक इजी लेके चलो, एक हार्ड। अब जो है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक, एएम में, डेली, ठीक है, आप ये पढ़ो, इनमें से कोई एक टॉपिक बताओ, उसको पूरा पढ़ो। और प्लस यहाँ क्या करना है, 7 से 10 के बाद, जैसे इसमें आपको लेक्चर अटेंड करना है, पहला। दूसरा, फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें फिर आपको जहाँ कंफ्यूजिंग है उसे दूर करनी है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। प्लस नोट्स बनाने हैं, ये काम हो गया। अब फिर इसके बाद 1 से 2 घंटा और समय दो इसको, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें डीपीपी सॉल्व करनी है, 3 दिन में एक बार डीपीपी आती है, वो सॉल्व करनी है, ठीक है। प्लस बुक में से बुक हमें पढ़नी है, बुक रीडिंग करनी है, या जहां हमें कंफ्यूजिंग है वहां हमें ये चीज काम करनी है, ठीक अभी। फिर उसके बाद यहाँ भी यही काम करो। अब इसको जो है 2 से लेके 5 बजे तक शाम में, ठीक है। 12 से मतलब 12 बजे से लेके 2 बजे तक खाना पीना खा के रेस्ट कर लो, वो भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ भी यही काम करो, लेक्चर प्लस कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स, ठीक। और यही सेम काम करना है डीपीपी प्लस बुक्स। अब जहां आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे आपको कभी कभार होता है कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
तो आप उसको ग्रुप पे भेज दो। टेलीग्राम आपका ग्रुप होगा, अगर आप ऑनलाइन वाले हो तो आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहां आप क्वेश्चन भेज दो। और 7 बजे से शाम में 7 से या तो 8 से 9 वो टेलीग्राम में जो क्वेश्चन आए हैं या आपको जो डाउट है, आपको वो दूसरा जो क्वेश्चन भेजा वो आंसर आ रहा है, तो आप लोग इसका आंसर करो। ठीक है, सितंबर तक यही काम करो। सितंबर तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जैसे आता है कि जो कोचिंग में आप लोग पीडीएफ आती है ना, कि ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर रियल एनालिसिस, ये फिर जीटीए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो डेली। क्वेश्चन सॉल्व करो 150 क्वेश्चन डेली। अगर 150 क्वेश्चन को देखो, 60 क्वेश्चन 3 घंटे, ठीक है, 60 क्वेश्चन 3 घंटे मतलब 150 क्वेश्चन मतलब 6.5 घंटे लो, 6.5 7 घंटे ले लो, चलो 7 घंटे ले लो, 7.5 घंटे, 7 घंटे डेली क्वेश्चन कर लो। और इसके साथ रिवीजन करते रहो, यार रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन, अगर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, बुक्स बुक्स पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, उसको रिवाइज करो, जो लिखे उसी को रिवाइज करो। ठीक, फिर उसके बाद आप आ जाओ नवंबर से जनवरी तक, यहाँ आप करो टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस और क्वेश्चन एनालिसिस। जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस, क्वेश्चन एनालिसिस कैसे करोगे, जैसे अगर यहाँ टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में मान लो 100 में से 20 नंबर आए, तो कहाँ हमारी गलती हुई, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम बेकार कर रहे हैं, वो एनालाइज करके। और टेस्ट पेपर कैसे लिखना है मैं दिखा रहा हूँ। टेस्ट पेपर का, या टेस्ट पेपर रहने दो, टेस्ट पेपर बाद में डीपीपी सॉल्व कैसे करनी है ये देखो। जैसे मैंने सॉल्व किया ना डीपीपी 1 लिखा है ऐसे, तो ये डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो ऐसे सॉल्व करो। ऐसे क्या रहेगा, तुम डीपीपी इजिली रिवीजन कर पाओगे, एग्जाम टाइम में तुम्हें फायदा होगा, डीपीपी जल्दी रिवाइज हो जाएगी। 8 डीपीपी तुम्हारा आधा घंटा लगेगा, 10 डीपीपी तुम्हारा 50 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, डीपीपी जल्दी रिवाइज हो जाएगी। और पीवाईक्यू एनालाइज करो, पीवाईक्यू 3 घंटे का ही दो। जैसे पीवाईक्यू अगर कोई दे रहा हो तो 3 घंटे में ही उसको करो कि 60 क्वेश्चन हमें करने हैं, 60 में से 40 हो रहा है तो 40 करो, ठीक है, उसको एनालाइज करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हो तो यहाँ टेस्ट एनालाइज करो, रिवीजन करो, और बस उतना बहुत होगा, उतने से तुम अच्छा कर ले जाओगे। अब ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा रैंक 1 आ जाएगा, रैंक 2 या 2, मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सबके अपनी कैपेबिलिटी पे बेस्ड है। अगर बच्चा अच्छा है, लगन है, उसमें मेहनत करता है, तो उसका यार आ सकता है, ठीक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हो, या थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, या थोड़ा आप में कम मोटिवेशन है, मोटिवेशन भी नहीं है, मतलब आपने थोड़ा कि कुछ भी निकल जाए चला जाऊंगा, तो वो भी ठीक है, वो अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, आप अपने हिसाब से करते हो। टॉप जो AIR लाते हैं वो बहुत अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एक एजेंडा होता है, सबका अपना अपना एक तौर तरीका होता है तैयारी करने का, तो आप उस तौर तरीके से करो, उसमें हम नहीं बताने जाएंगे पढ़ना आपको कैसे वो आप जानो। ठीक है, हम एक तरीका बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या किया, हमने आपको बताया कि इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको आगे अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कैसे आपको आगे पढ़ना है। ठीक है ना, तो आप अब अपने लगन से पढ़ो। ठीक है, अभी सितंबर तक आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे अगर आप करते रहोगे तो अच्छा कर ले जाओगे। हाँ, पीवाईक्यूज में आपको यही नहीं कि बस जैम का लगाना है, जैम का लगाना है प्लस CUET लगाना है प्लस CSR नेट का लगा लो, और एक आता है टिफर और NBHM का, उसका लगा लो, इससे ज्यादा मतलब, इससे ज्यादा पीवाईक्यूज मतलब। जैसे मैंने जो पीवाईक्यू सॉल्व किया था, मैंने मतलब 10 जैम के 10 से 15 मतलब 2014 से लेके 2024 तक जितने थे सब मैंने लगाए थे। CUET का मैंने 3 साल का लगाया था, 22, 23, 24। CSR नेट का मैंने 2 साल का लगाया था, 23, 24। पेपर और NBHM का मैंने 2015 से लेके, और इसका 2020 से लेके 2024 तक, जब 4-5 इसलिए लगाए थे मैंने, ऐसे लगाए थे। ठीक है, तो हाँ, अब जब उसका समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इतना करो। ठीक है, तो आगे हम लोग बाद में, अब आगे लेक्चर में कल हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग पहला जो है सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, अब आगे जो आएगा हम लोग उसमें
आपको आगे मैं बताऊंगा फंक्शंस के बारे में, देन रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन, देन इंटीग्रल, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ क्लास 12th, देन उसके बाद हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ पार्ट, और देन हम लोग फिर करेंगे उसके बाद डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एरिया यूजिंग कर्व्स और बहुत सारा चीज। ठीक है, तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।